एक बार फिर से मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़े टकराव के आसार बन गए हैं और इस बार आमने सामने हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान। चलिए समझते हैं कि आखिर ये संकट इतनी तेजी से कैसे बढ़ा और इसकी वजह क्या है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले एक सोची समझी स्ट्राइक और फिर उसका जोरदार जवाब। इस अचानक भड़के तनाव ने आप समझिए पूरे मिडल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस पूरी कार्रवाई को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये नाम पेंटागन ने दिया है और ये है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन। इसे ऐसे समझिए, 28 फरवरी सुबह के ठीक 8:10 तेहरान का वक्त इजराइल ने हमलों की पहली खेप लॉन्च की और इसके ठीक कुछ मिनटों बाद ही अमेरिका भी अपने आसपास के बेसिस और एयरक्राफ्ट कैरियर से इस हमले में कूद पड़ा। मतलब साफ है, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और जो टारगेट्स चुने गए वो भी बड़े स्ट्रेटेजिक थे। मकसद था ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की कमर तोड़ना। खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, परमाणु ठिकाने, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, सब कुछ निशाने पर था। यहां तक कि सुप्रीम लीडर के घर और राष्ट्रपति महल पर भी हमला किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था। इन हमलों का असर देखिए, ईरान लगभग पूरी दुनिया से कट गया। जरा सोचिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी सीधी 100 से घिरकर सिर्फ 4% पर आ गई। इस तरह के इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट का मतलब ये था कि किसी को बाहर ठीक से पता ही नहीं चल पा रहा था कि अंदर असल में हो क्या रहा है, कितना नुकसान हुआ है। और इसने ना अफवाहों और कन्फ्यूजन का माहौल बना दिया। लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। उन्होंने जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं की और उनका जो पलटवार था वो भी उतना ही जबरदस्त था, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। ईरान का जवाब चौंकाने वाली तेजी से आया। कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया। अब देखिए, ये नाम और जिस स्पीड से ऑपरेशन लॉन्च हुआ वो साफ बताता है कि ईरान शायद ऐसे किसी हमले के लिए पहले से ही तैयार था। उनके पास एक जवाबी प्लान रेडी था। तो ईरान ने निशाना किसे बनाया? सीधा गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को। और ये कोई एक जगह पर हमला नहीं था। उन्होंने पूरे रीजन में फैले अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। ये एक बहुत ही साफ और सीधा मैसेज था कि अमेरिका इस इलाके में कहीं भी सेफ नहीं है। और हाँ, ये सिर्फ कोई दिखाने के लिए किया गया हमला नहीं था, ये बहुत सटीक भी था। इसका सबसे बड़ा सबूत, बहरीन में जो अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उस पर एक मिसाइल ने सीधा हिट किया और इस बात को बहरीन के अधिकारियों ने खुद कंफर्म किया। ये दिखाता है कि ईरान के पास अमेरिकी ठिकानों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने की काबिलियत है। तो ठीक है, ये तो बात हो गई कि क्या क्या हुआ, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये सब आखिर हुआ क्यों? इस जंग के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो क्या हैं और असली वजह क्या हो सकती है? ऑफिशियली देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 4 मेन गोल बताए। पहला, ईरान के मिसाइल सिस्टम को खत्म करना। दूसरा, शिपिंग की सुरक्षा के लिए उसकी नेवी को बेकार कर देना। तीसरा, हिजबुल्ला और हूतियों जैसे ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स का सफाया करना। और चौथा, ये गारंटी देना कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके। लेकिन क्या इन ऑफिशियल वजहों के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? कई एक्सपर्ट्स इसे एक क्लासिक वैग द डॉग सिचुएशन कह रहे हैं। मतलब जब आप अपनी घरेलू परेशानियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक बाहरी संकट खड़ा कर देते हैं। सोचिए, उस वक्त ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स को लेकर घिरे हुए थे और उधर इजराइल में नेतन्याहू पर भी करप्शन के बड़े आरोप थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या दोनों नेताओं को अपनी इमेज बचाने के लिए इस जंग की जरूरत थी? और ईरान का जो कहना है वो भी इसी शक को और पुख्ता करता है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि अमेरिका को इस लड़ाई में दूसरों ने अपने फायदे के लिए घसीटा है और यहाँ इशारा जाहिर है इजराइल की तरफ था। जिस तरह से यह हमला किया गया उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कई नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं किया गया। जैसे जनता को ये नहीं बताया गया कि कोई बड़ा खतरा सिर पर था। अमेरिकी कांग्रेस, जिसके पास जंग का ऐलान करने की पावर है, उससे भी कोई सलाह नहीं ली गई। और याद कीजिए, 2003 के इराक वॉर की तरह इस बार कोई कोएलिशन भी नहीं है, सिर्फ अमेरिका और इजराइल हैं। तो इस तरह से पारदर्शिता की कमी कई सवाल खड़े करती है। भले ये लड़ाई एक रीजन में हो रही हो, इसका असर पूरी दुनिया पर तुरंत देखने को मिला और देखते ही देखते एक ग्लोबल क्योस का माहौल बन गया। सबसे पहला और सबसे सीधा असर कहाँ दिखा? ऑयल मार्केट्स पर।
तेल की कीमतें रातों रात 20% तक बढ़ गईं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मतलब पेट्रोल डीजल से लेकर हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। और ये शायद सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा तो ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गया, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक सुनामी से कम नहीं होगा। इस लड़ाई का असर सिर्फ समंदर पर ही नहीं, हवा में भी दिखा। एक शॉकिंग डेवलपमेंट में दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। सोचिए, हजारों पैसेंजर्स जहां के तहां फंस गए और दुनिया भर में फ्लाइट्स का सिस्टम गड़बड़ा गया। पूरे मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद होने का मतलब यह है कि यूरोप और एशिया के बीच एक तरह का लॉजिस्टिक ब्लैक होल सा बन गया है। सिर्फ फ्लाइट्स ही नहीं, बल्कि कार्गो शिप्स भी अब इस इलाके से बचकर जा रहे हैं और इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने की कगार पर आ गई है। तो जैसे जैसे ये संकट बढ़ता जा रहा है, कुछ बहुत बड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब इस लड़ाई का भविष्य तय करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ईरान की लीडरशिप को लेकर है। क्या सुप्रीम लीडर खमेनी शुरुआती हमलों में सुरक्षित हैं? क्या देश पर अभी भी उनका कंट्रोल है? देखिए, इस एक सवाल का जवाब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रुख बदल सकता है। दूसरा बड़ा सवाल है ईरान की मिसाइल पावर को लेकर। क्या अमेरिका और इजराइल के हमले वाकई ईरान के मिसाइल भंडार को खत्म कर पाए, या फिर ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलें बची हुई हैं जो वो पूरे रीजन में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? ट्रंप ने खुद अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की बात की है, जो एक बहुत ही खतरनाक सवाल की तरफ इशारा करता है। क्या ये लड़ाई सिर्फ हवाई हमलों तक ही रहेगी या फिर ये ग्राउंड वॉर में बदल जाएगी? क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड की नौबत आ सकती है? अगर ऐसा हुआ तो ये जंग और भी कई गुना ज्यादा खूनी हो जाएगी। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ हवाई हमलों से वाकई किसी देश में सत्ता बदली जा सकती है? इतिहास तो यही बताता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्या ये पूरी स्ट्रैटेजी कामयाब होगी, या फिर ये एक ऐसे न खत्म होने वाले टकराव की शुरुआत है जिसका अंजाम शायद किसी ने सोचा भी नहीं है?